आता है AS नंबर 10। AS नंबर 10 इज़ एप्लीकेबल ऑन द टेंजिबल एसेट्स। AS नंबर 10 टेंजिबल एसेट्स पे होता है एक्सेप्ट बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। बायोलॉजिकल एसेट्स में लिविंग एनिमल आते हैं और प्लांट आते हैं। लिविंग एनिमल पे वो एप्लीकेबल नहीं होता। प्लांट में वो बस बियरर प्लांट पे एप्लीकेबल होगा, अदर प्लांट पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। और किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे और वेस्टिंग एसेट्स है जैसे नेचुरल एसेट्स पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बियरर प्लांट पे एप्लीकेबल होगा बस। तो बियरर प्लांट जो 3 कंडीशन को फुलफ़िल करता है, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज़ हो रहा है, उसकी बियरिंग लाइफ मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले रहे हो तो उखाड़ ही दोगे। ले रहे हो तो उखाड़ तो नहीं दोगे ना। मतलब कि तुम आलू ले रहे हो तो उसका पूरा का पूरा प्लांट तो नहीं उखाड़ दोगे ना। स्क्रैप के रूप में काट के बेचोगे। स्क्रैप के रूप में काट के तो बेचोगे नहीं। प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? जो कि क्या होती है? टेंजिबल होती है। टेंजिबल मतलब जिसको रॉ मटेरियल जिसकी दिखाई दे, जैसे ह्यूमन की रॉ मटेरियल की आँख ये दिखाई देता है, लेकिन गुडविल की रॉ मटेरियल नहीं दिखाई देती है। एसेट्स मतलब जो रिसोर्सेज के लिए यूज़ हो, जिसके ऊपर कंट्रोल हो और जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। हेल्ड फॉर यूज़ और रेंटर और लाइफ इज़ मोर देन 12 मंथ। या तो तुम उसको यूज़ कर रहे हो या तो उसको रेंटल पे लिए हो और लाइफ उसकी 12 मंथ से ज़्यादा है। तो इसमें होता है इनेबलर एसेट्स और मटेरियल वैल्यू एसेट्स। इट्स इज़ ऑल्सो कवर इन ए स्टैंड। इनेबलर एसेट भी कवर होती है और मटेरियल वैल्यू एसेट्स भी कवर होती है। मटेरियल वैल्यू एसेट्स का मतलब मल्टीपल एसेट्स जो जिसकी क्या होता है? सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। और इनेबलर एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी एसेट जो हमको कोई बेनिफिट नहीं देती है लेकिन बिजनेस के लिए सपोर्ट में, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को ज़रूरी थोड़ी ना कि रोज़ ही यूज़ करोगे, रोज़ आग लगा के बुझाओगे, लेकिन हाँ, बिजनेस के लिए वो सपोर्ट में रहती है कि मतलब हाँ कि कहीं बाई चांस आग लग जाएगी तो बुझाने के काम आएगी। वो बेनिफिट तो नहीं देती है। और मटेरियल वैल्यू मतलब मल्टीपल एसेट्स हैविंग सिग्निफिकेंट वैल्यू, मतलब एक एसेट की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन मल्टीपल एसेट्स उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। इफ़ एनी एसेट्स इज़ नॉट है मटेरियल वैल्यू, अगर मटेरियल वैल्यू नहीं है तो उसको तुम पीएनएल में भेज दोगे। पीपीई को कब तुम रिकॉग्नाइज करोगे? जब उसकी क्या होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होती है, मतलब डायरेक्टली एसोसिएट होती है एंटरप्राइजेस से, और उसका ना कॉस्ट क्या होता है? मेजर्ड हो सकता है रिलायबली। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होती है और कॉस्ट जब मेज़र होता है रिलायबली, तो ऐसे को तुम ना पीपीई बोलोगे। देखो प्रैक्टिकल में क्या होता है? पहला होता है मेजरमेंट, दूसरा आता है रिकॉग्निशन और प्रेजेंटेशन मॉडल, तीसरा आता है डेप्रिसिएशन और चौथा आ जाता है डिस्क्लोजर। देखो कॉस्ट इनकर्ड इन पीपीई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या पहली बार कर रहे हो तो इनिशियल एक्सपेंडिचर होगा, दूसरी बार कर रहे हो तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होगा। जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है पीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मतलब 4 बार होता है। एक तो होता है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द पीपी। तो जो मेज़रमेंट है उसमें तो तुम्हारा इनिशियल एक्सपेंडिचर और सब्सिक्वेंटली, तो पहला तुम पार्ट देख रहे हो। तो एक्विजिशन के क्या होता है? जैसे परचेज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज ऑफ एसेट, बिजनेस एक्विजिशन, हायर परचेज एक्विजिशन, इंटरनली जनरेटेड और गवर्नमेंट ग्रांट। इन सब में अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें ना इस उसके अलग एएससी ने तुमको डेडिकेट कर दिए गए केसेस फॉर एक्विजिशन के लिए। तो तुमको इसमें बस पढ़ना है पेमेंट बाय कैश, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स। तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स क्या होता है? नहीं, सबसे पहले आता है पेमेंट ऑफ कैश या एक्विजिशन वाला। तो एक्विजिशन ऑफ द कैश, यहाँ पे ना तुम कॉस्ट कैसे निकालोगे? मतलब कि परचेज प्राइस प्लस रिलेटेड एक्सपेंसेस प्लस रिलेटेड रिमूवल कॉस्ट, तो वो आ जाती है तुम्हारा एक्विजिशन ऑफ कैश। तो उसको बोलते हैं, तुम इन तीनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारी पूरी की पूरी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो तुम क्या होता है परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है? परचेज प्राइस का तुम्हारा मतलब होता है कि तुम परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट प्लस नॉन रिफंडेबल चीज़ें तुम ऐड कर दोगे। तो जो तुम्हारी कॉस्ट आती है वो तुम्हारी होती है परचेज प्राइस, मतलब ट्रेड डिस्काउंट रिबेट को माइनस कर दो और नॉन रिफंडेबल को ऐड कर दोगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। तो रिलेटेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? मतलब ना खरीदने से लेकर के टेस्टिंग तक,
मतलब कि रिलेटेड एक्सपेंसेस परचेज हो गया, लोडिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, अनलोडिंग एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस से लेकर के टेस्टिंग तक, ये सारे के सारे खर्चे तुम्हारे रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। इंटेंडेड फॉर यूज़ होता है, मतलब कि जैसे ही तुम्हारा ट्रायल रन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ तक एक सारे खर्चे तो तुम ऐड करोगे, लेकिन जैसे ट्रायल रन के बाद जो जो कॉस्ट आएगी उसको तुम कभी ऐड नहीं करोगे। रिकवरी और रिफंड को तुम क्या करोगे, लेस करोगे। रिमूवल कॉस्ट क्या होती है? रिलेटेड रिमूवल कॉस्ट मतलब क्या होती है कि तुम गए हो, तुम ऑयल निकालना है तुमको पानी से, तो तुमने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और वहाँ से ऑयल रिग्स रखी है, तो गवर्नमेंट कहती है ऑयल रिग निकाल रहे हो तो निकाल रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम ऑयल निकाल लोगे तो तुमको ऑयल रिग को वापस से हटाना पड़ेगा। तो तुमको भी पता है कि अगर ऑयल रिग मैं लगा रहा हूँ तो हटाने की कॉस्ट तो आएगी ही। तो मतलब कि ऑयल रिग को निकालूंगा तो उसके क्या होते हैं चांसेस हैं, ऑयल रिग को निकालूंगा तो उससे उसके चांसेस तो मतलब 100% है, मतलब निकालना तो पड़ेगा ही ऑयल रिग को, मतलब 50% से ज़्यादा हैं तो उसको तो ऐड करोगे कॉस्ट को। लेकिन गवर्नमेंट ये भी करती है कि ऑयल रिग निकाल लो, हो सकता है ऑयल लीक कर जाए तो तुमको उसको लीक की क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। तो ऑयल लीक कर जाए ये ना प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है, 50% से कम है, तो इसको तुम कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है यूज़ करने के बाद हटाओगे तो कॉस्ट में आपको बियर करनी पड़ेगी, ऐसा हटाओगे कि पब्लिक को नुकसान ना हो। ठीक है। तो तुम देखो कॉस्ट ऑफ रिमूव का फ्यूचर में लगेगी तो उसकी तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो इसका एंट्री बनते हैं पीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो तो तुम ऐड करोगे कॉस्ट में। टू प्रोविज़न फॉर डिकम्पोजिंग लाइबिलिटी, और जो फ्यूचर में होने वाले उसके लिए तुम प्रोविज़न बना लोगे, डिकम्पोजिंग लाइबिलिटी या रिकवरेबल जो भी रिमूवल कॉस्ट। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा ए एस नंबर 10 जाएगा, ये तुम्हारा ए एस नंबर 29 में एक सेपरेट ए एस है, उसमें तुम्हारा कवर होगा। वाला हो जाता है तुम्हारा पहला पेमेंट बाय कैश। मोस्ट क्वेश्चन इसी से आते हैं। ये पहले का है, पहले में जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग, इसको तुम जोड़ दोगे। और क्या होता है रिकवरी, मतलब मान लो कि ना कॉस्ट ऑफ सैंपल यूनिट तो तुमने आया, लेकिन तुमने कुछ सेल कर दी सैंपल यूनिट की, तो उसको तुम माइनस कर दोगे। तो वही बोल रहा था कि कॉस्ट ऑफ सैंपल यूनिट है उसमें तुम सेल कर दोगे तो उसको तुम माइनस कर दोगे। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग फैक्टर, कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं होती है, वो ए एस नंबर 26 से क्या होती है, बहुत सिमिलर होती है। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ होती है, जैसे कि स्टाफ 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 की ट्रेनिंग कॉस्ट हो गई, जनरल और जनरल और सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। लेकिन अगर एडिशनल ओवरहेड होगा तो वो कॉस्ट का पार्ट होगा, एबनॉर्मल वाला हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद से तुम्हारा आता है जो जो भी तुम्हारा इनैगोरेशन वाला हो गया, मतलब स्टार्टअप की जो कॉस्ट हो गई, तुम्हारा रिमूवल कॉस्ट होगी, मतलब एक लोकेशन से जा करके दूसरे लोकेशन में जा रहे हो। ऑपरेटिंग लॉसेस, इसको भी तुम ऐड नहीं करते हो। ऑपरेटिंग लॉसेस में तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट भी तुम्हारा कवर्ड होता है। इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट्स ऐसे बोल रहा है तो तुमको उसको कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, और ये हो जाता है तुम्हारा पहला पॉइंट। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स का मतलब क्या होता है, मटेरियल, फिर उसका लेबर ऐड कर दो, फिक्स वेरिएबल और प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स फिक्स ओवरहेड हो गया, वेरिएबल ओवरहेड हो गया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस और इनकम हो गया, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ रिस्टोरेशन हो गया, प्लस बोरोइंग कॉस्ट हो गया। तो ये तीनों चीज़ कॉस्ट ऑफ एसेट्स आती है। तो देखो मटेरियल और लेबर में स्टार है, मतलब कि नोशनल प्रॉफिट है, इंटरनल प्रॉफिट है, तो वो भी क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। नोशनल प्रॉफिट है, इंटरनल प्रॉफिट है, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। मान लो तुम सीमेंट बेचते हो, तुम्हारी सीमेंट तुम बेचते हो सब लोगों को, कॉस्ट तुमको पड़ती है 2,000, प्रॉफिट 2500 का, लेकिन तुमको अपना खुद का बिल्डिंग बनवाना था, तो तुम 2500 पे थोड़ी ना लेकर के आओगे, तुम तो 2,000 ही पे लेकर के आओगे, तो तुम अपना वो कॉस्ट मतलब प्रॉफिट हटा दोगे। तो वही होता है कि इंटरनल प्रॉफिट को नहीं ऐड करते हैं। फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड जो एसेट्स को बनाने से रिलेटेड होता है वो होता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस और इनकम। ये क्या होता है,
मतलब कि ना, मान लो कि तुमने एक लैंड लिया, उस पे तुम बिल्डिंग बनवाना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे एक ढांचा है, तो उसको हटवाना है तुमको। तो उस हटवाने की कॉस्ट भी उसका पार्ट रहेगी, ठीक है। उस हटवाने की कॉस्ट भी पार्ट रहेगी। और मान लो कि उसको हटवाते हटवाते तुमको कोई लोहा हुआ मिल गया, तो तुम उसको बेचे, तो उससे तुमको इनकम हुई। तो इनकम हुई तो वो तुम माइनस कर दोगे उसमें से। लेकिन मान लो कि अगर उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो जीएसटी को हटा दोगे उसमें से। फिर उसके बाद तुम सोचे कि ना बिल्डिंग ना 6 मंथ के बाद स्टार्ट होगी, तब तक के लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राउंड को कार रेंट के लिए दे देते हैं, और उससे जो पैसा आएगा, तो जो तुम कार रेंट के लिए दे रहे हो, उससे जो पैसा आ रहा है वो तुम्हारा कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, वो तुम्हारे कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। तो इनिशियल एस्टीमेट ऑफ रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब मान लो तुमने सेकेंड हैंड बिल्डिंग ली है, तो तुम उसमें डायरेक्ट रहने लगोगे, तो थोड़ा मरम्मत कराओगे, तो वो मरम्मत कराओगे तो वो भी कॉस्ट का पार्ट रहेगा। बोरोइंग कॉस्ट, अगर क्वालिफाइंग एसेट्स मतलब उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है बनने में, रेडी टू यूज़ नहीं है, बना बना करके कॉस्ट का बना रहे हो, तो वो कॉस्ट का पार्ट होगी। बना बनाए ले रहे हो तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी। बोरोइंग कॉस्ट ऐसे, तो वो आ जाती है सारे का सारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। हमारा अगर वही चीज़ एबनॉर्मल लॉस है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। और बोरोइंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। देखो, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स दो तरीके से हो सकती है। एक क्या होता है, कंसीडर कमर्शियल सब्सटेंस, और एक क्या होता है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। इसमें ये होता है कि मान लो कि तुम चाय दे रहे हो, चाय ले रहे हो, और उसके लिए जो तुम पैसा दे रहे हो, तो वही ना चाय की प्राइस हो गई। और जैसे कि मान लो कि तुम एक बॉटल ले रहे हो, और बॉटल लेने के लिए तुम उसको 10,000 रुपये पेमेंट करो, तो उस बॉटल की प्राइस क्या होगी, 10,000। जैसे ही तुम मान लो कि एक एक तुम क्या होता है, बॉटल ले रहे हो, और उसके लिए तुम 5,000 तुम पे कर रहे हो, तो उसके लिए 5,000 50,000 ही उसकी कॉस्ट हो गई। बॉटल की कॉस्ट तो 50,000 हो गई। लेकिन मान लो कि ना तुम बॉटल ले रहे हो और उसका तुम कुछ दे नहीं रहे हो, उसका कुछ पता नहीं है, तो तुम यही मानोगे ना कि तब तुम सेकंड पे जाओगे कि उस बॉटल की प्राइस क्या है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम क्या फेयर वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स ऑब्टेन्ड, कि पहली प्रायोरिटी है ना, जो तुम फेयर वैल्यू का एसेट्स तुम दे रहे हो, माइनस कैश रिसीव्ड। अगर तुम उसमें से कोई कैश रिसीव कर लिए, मान लो कि तुम बॉटल दी हो 50,000 का, उसमें से तुमको 10,000 मिल गया, तो उस बॉटल की प्राइस कितनी हो गई, 40,000 ही हुई ना। तो और सेकंड प्रायोरिटी में आता है, अगर तुम अब पहली प्रायोरिटी नहीं दे रखी है, सेकंड प्रायोरिटी में आता है जो तुम पीपी रिसीव कर रहे हो। प्रायोरिटी में आता है फेयर वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट, सरेंडर ऑफ एनी अदर एसेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फेयर वैल्यू का काम होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट तुम यही करते हो। तो इसमें यही हो रहा है कि इसमें क्या होता है, अगर नया प्लांट आ रहा है तो वो कोई काम का नहीं है। ओल्ड प्लांट की अगर वैल्यू गिवन है, अगर ओल्ड प्लांट की फेयर वैल्यू गिवन है तो वही लोगे तुम। ठीक है, फेयर नया प्लांट आ रहा है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है, उसको उसको तुमको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।